मेरी बहन बहुत सुंदर थी, लेकिन थोड़ी सांवली और ज्यादा मोटी थी। उसकी शादी के वक्त मुझे भी उसके साथ जाना पड़ा। उसी दौरान मैंने गलती से अपनी दीदी के कमरे में झांक लिया। फिर अंदर मैंने देखा कि जीजू बहुत निराश होकर बैठे हुए थे। उसी समय उनकी और मेरी नजरें मिली। जैसे ही मैं वहां से बाहर निकली, जीजू मेरे पीछे आ गए। फिर जीजू बोले, तेरी बहन का बदन इतना मोटा है कि मैं जल्दी ही उससे थक गया। अब उसके बदले तुम मेरी सेवा करो। तो जीजू ने पूरी रात एक पत्नी की तरह मुझे सेज पर। मैं तो अपनी बहन के साथ सिर्फ रिवाज के तौर पर आई थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि इसकी मुझे इतनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। मेरा नाम सीमा है और मेरी बड़ी बहन का नाम रानी है, और वह बहुत मोटी है। मेरी बहन मुझसे 3 साल बड़ी है, इसलिए मैं उसे दीदी बुलाती हूँ। दीदी की उम्र अब जब 24 साल की हुई तो उसकी शादी हो गई। दीदी की शादी से ही शुरू हुआ जीजू और राधी घरवाली का अनोखा रिश्ता। दीदी की विदाई के समय मेरी माँ ने मुझे मेरे कपड़ों से भरा एक सूटकेस दिया और कहा, रानी के साथ किसी को 5 दिन के लिए उसके साथ जाना है। मैं चाहती हूँ कि तुम अपनी बहन के साथ चली जाओ, क्योंकि वह तुम्हें ही अपने साथ आने को कह रही है। माँ की बात सुनकर मैंने अपना बैग उठाया और जीजू की कार में रख दिया। जैसे ही मैंने दीदी के साथ बैठना चाहा, जीजू ने मुझे घूरते हुए देखा। फिर मैं बगल की सीट पर बैठ गई और हम दीदी के ससुराल पहुंच गए। दीदी की सास ने उनका बहुत धूमधाम से स्वागत किया। दीदी की शादी के 2 दिन बाद उनकी सास दूसरे शहर में अपने घर चली गई। वह अपने बेटे की शादी में कुछ दिनों के लिए इस शहर में आई थी। जब शादी ठीक ठाक से हो गई तो वह अपने घर चली गई। आज चौथी लेकर मेरे पापा आए हुए थे। सब कुछ ठीक ठाक बीत गया। जाते वक्त दीदी की सास ने मुझसे वैसा ही कहा जैसा मेरी माँ ने मुझसे कहा था। अब मैं भी अपने घर जाने लगी तो दीदी ने मुझे रोक लिया। उसने मुझसे कहा, सीमा, तुम्हें पता है ना, मैं घर का कोई काम नहीं कर पाती हूँ। मैं पढ़ाई के सिवा कोई दूसरा काम कर ही नहीं पाती। तुम घर के काम में मुझसे ज्यादा होशियार हो, इसलिए तुम मेरे पास कुछ दिन और रुक जाओ। मैं और दीदी बात ही कर रहे थे कि पीछे से जीजू आ गए। उन्होंने दीदी के गले में हाथ डाला और मुझसे बातें करने लगे। उन्होंने कहा, मेरी नई दुल्हन इतना जिद कर रही है तो कुछ दिन रुक जाओ ना। एक बार तो मैं दीदी को मना कर सकती थी, लेकिन जीजू की बात का इनकार मुझे अच्छा नहीं लगा। इसलिए मैंने कुछ दिनों के लिए दीदी के साथ रहने का फैसला कर लिया। मेरी माँ को भी इससे कोई आपत्ति नहीं थी। वह ये जानती थी कि दीदी के घर का काम में बहुत अच्छी नहीं है। मेरी माँ ने भी मुझे दीदी के साथ रहने की इजाज़त दे दी। फिर मम्मी पापा वापस अपने घर चले गए। उस शाम दीदी और जीजू घूमने के लिए बाहर गए थे। जीजू मुझे भी अपने साथ ले जाने को कह रहे थे। मैं उन दोनों के बीच में कोई समस्या नहीं बनना चाहती थी, इसलिए मैं उनके साथ बाहर नहीं जाकर घर पर ही रहना सही समझा। जब दीदी और जीजू वापस घर आए तो वह मेरे लिए बाहर से भोजन का एक पार्सल ले आए। अब जब मैंने उन दोनों को देखा तो दोनों की जोड़ी बहुत थोड़ी अजीब लग रही थी, क्योंकि जीजू का शरीर साधारण था और मेरी दीदी उनसे ज्यादा भारी थी। उस रात दीदी के आते ही वह मेरे हाथ में खाने का पार्सल दिया। मुझे ज़्यादा भूख नहीं लगी थी, इसलिए मैंने वह खाने का पार्सल रसोई में रखा और अपने कमरे में चली गई। कुछ देर बाद मुझे भूख लगी तो रसोई में आकर मैंने प्लेट में खाना निकाला और जल्दी जल्दी खाकर अपने कमरे में जाने लगी। जैसे ही मैं अपने दीदी के कमरे से गुजरी तो मुझे दीदी के कमरे से आवाज़ें सुनाई देने लगी। फिर मैं वहीं पर रुक गई, क्योंकि मुझे तो दीदी के कमरे में झांकने की उत्सुकता सर पर सवार हो गई थी। मैंने दीदी के कमरे के अंदर देखा कि जीजू ने दीदी को प्यार से पकड़ रखा है, लेकिन दीदी गहरी नींद में सो गई है। ऐसा लग रहा था जैसे जीजू अकेले ही दीदी से लुत्फ उठा रहे हो। यह देखना थोड़ा मज़ेदार था, लेकिन मुझे जीजू पर थोड़ा अफसोस हुआ। शायद जीजू को दीदी से वह खुशी नहीं मिल रही थी जिसके लिए एक आदमी करता शादी करता है। मुझे इन दोनों के साथ क्या करना है? अगर जीजू ने शादी के लिए दीदी को चुना है तो वह उन दोनों के बीच जो कुछ भी होगा वह उनकी समस्या है। फिर इन सब समस्याओं का हल वह खुद ही करेंगे। मुझे अपनी बहन के कमरे में इस तरह झांक कर नहीं देखना चाहिए था। फिर मैंने धीरे से उनके कमरे का दरवाज़ा बंद किया और अपने कमरे में चली गई। मैं अंदर गई और शांति से सो गई। अगले दिन रात को मुझे पता ही नहीं चला और मेरी नज़र दीदी के कमरे पर चली गई। अभी दीदी अपने कमरे में गहरी नींद में नजर आ रही थी। जीजू अपने बिस्तर पर बैठे हुए थे। उनके चेहरे पर हताशा की झलक दिखाई दे रही थी। उस समय अचानक जीजू ने अपने कमरे के दरवाजे की ओर देखा। हमारी आंखें जैसे एक दूसरे से मिली। उसके तुरंत बाद मैं अपने कमरे में चली गई। अगली सुबह नाश्ते के समय मैं अपने कमरे से बाहर अपना बैग लेकर घर जाने की नीयत से बाहर आई।
मुझे घर जाते हुए देख दीदी ने मुझे फिर से रोका। फिर मैं अपनी दीदी को कैसे भी करके मना लिया कि मुझे कुछ दिन के लिए घर जाना ही पड़ेगा, क्योंकि मेरी परीक्षा होने वाली है। जब मैं परीक्षा की बात की तो मेरी दीदी ने मुझे रोक नहीं पाई। घर जाने के बाद मैं अपनी पढ़ाई में व्यस्त हो गई। परीक्षा होने में भी कुछ दिन बचे थे। मुझे ये पता भी नहीं चला कि ये कैसे हुआ। अगले कुछ दिन में परीक्षा ही खत्म हो गई। उसके अगले दिन ही मुझे जीजू का फोन आया। उन्होंने मेरी तत्काल ज़रूरत है कहा। उन्होंने मुझे अपने घर बुलाया है। जीजू ने ऐसा कहा, तुम्हारी बहन को तुम्हारी बहुत बहुत याद आ रही है। वह हर वक्त रोती रहती है और तुम्हें बुलाने को कह रही है। फिर मैं तुरंत माँ से बात करके दीदी के घर चली गई, क्योंकि वह मेरी बड़ी थी और मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। जब से मैं दीदी के घर से आई थी, उनके घर का माहौल बहुत शांत था। उस रात मैंने मजाक मजाक में जीजू के गले में हाथ डाल दिया, ताकि दीदी आसानी से नाराज हो जाए और माहौल थोड़ा सा हल्का हो जाए। यह देखकर कि मैं जीजू के इतना करीब हूँ, मगर मेरी दीदी को जरा सी भी चिढ़ नहीं हुई। वह हमें नजरअंदाज करते हुए रसोई में चली गई। उस रात मेरे कमरे की खिड़की से धुएं की गंध मेरे कमरे में आने लगी थी। मैं उस बदबू के कारण घर से बाहर बगीचे की ओर निकली। बाहर मैंने देखा कि जीजू वहां कुर्सी पर बैठे सिगरेट पी रहे थे। मैं उनके पास गई और उनके हाथ से सिगरेट खींचकर एक तरफ फेंक दी। मैंने जीजू से कहा कि जीजू, सब ठीक तो है ना? मैंने आपको पहले अभी कैसा नहीं करते देखा। कुछ देर तक जीजू ने मेरे सवाल का कोई जवाब नहीं दिया। अचानक उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझे घर के अंदर लेकर चले गए। घर आते ही वह मुझे अपने कमरे की ओर ले गए। उनके कमरे में जाते ही मैं समझ गई कि वह मुझे क्या दिखाना चाह रहे हैं। फिर हम दोनों उनके कमरे से बाहर आ गए। तब जीजू ने मुझसे कहा, अभी हमारी शादी को 1 ही महीना हुआ है। तुम्हारी बहन को अपने पति के साथ वक्त बिताना तो दूर की बात है, वह तो दिन रात सोती ही रहती है। मैंने जीजू से कहा, जीजू थोड़ा आराम करो। फिर मैंने कहा, आइए इंटरनेट पर कुछ सर्च करते हैं। हमने इंटरनेट पर सर्च किया कि पत्नी को कैसे इम्प्रेस किया जाए। कुछ वीडियो में कई चीज़ें दिखाई गई थी। वह वीडियो देखने के बाद जीजू बोले, कल से मैं तुम्हारी बहन के साथ यह सब करूँगा। अगले दिन वह दीदी के लिए नए कपड़े ले आए। जो काम उन्हें केवल अपनी पत्नी के लिए करना चाहिए था, वह काम वे मेरे लिए भी कर रहे थे। उन्होंने दीदी के साथ साथ मेरे लिए भी कुछ कपड़े खरीदे थे। वे जो भी नई चीज दीदी के लिए मेरे लिए लाते थे, वे अपनी पत्नी को इम्प्रेस करना चाहते थे। वह दीदी को मूड में लाना चाहते थे। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि जीजू मुझे भी इम्प्रेस कर रहे हैं। फिर ऐसे ही दीदी और जीजू के बीच आधी रात को एक मामूली वजह से बहस हो गई। मैंने अपने मम्मी पापा को उनके बीच विवाद के बारे में नहीं बताया। दीदी ने भी घर पर मम्मी पापा को फोन करके कुछ नहीं बताया। इस बहस को 4 दिन हो गए थे, लेकिन अभी भी उनकी बहस खत्म नहीं हुई। तभी उनके घर पर मेरी दीदी की उम्र की एक लड़की आई। वह देखने में बहुत सुंदर थी। उसने मेरे सामने ही दोनों को समझाया। उस लड़की के घर आने के बाद मैंने देखा कि उन दोनों के बीच झगड़ा कुछ कम हो गया। मैंने दीदी से पूछा कि वह लड़की कौन थी। फिर वह बोली, ये तुम्हारे जीजू की बहन है। कुछ दिन पहले जब तुम यहाँ नहीं थी तो हमारा झगड़ा हुआ था। उस वक्त भी वह घर आ गई थी। उसने ही हमारा झगड़ा खत्म कराया था। वह शादीशुदा भी है। उन दोनों के बीच की लड़ाई मेरे लिए बहुत ज्यादा थी। ऐसे ही अगले दिन जीजू ने रोज की तरह बाहर से टहल कर घर आए तो आते ही उन्होंने दीदी से कहा कि रानी, आज मेरी पीठ की मालिश कर दो। टहलते समय ठेस लगने से वजह से मैं गिर गया हूँ, जिससे चोट लग गई है। और दीदी ने जीजू पर ध्यान भी नहीं दिया। वह मुझसे बोले, देख तेरे जीजू क्या कह रहे हैं। अब भी दीदी का ध्यान पूरी तरह से अपने मोबाइल में ही था। तब मैं जीजू के पीछे पीछे उनके कमरे पर चली गई, जो मेरे सामने भी अपने बिस्तर पर बिना शर्ट के लेटे हुए थे। मैं उनकी पीठ पर तेल से मालिश करने लगी। जैसे ही मेरा हाथ उनकी पीठ पर पड़ा तो जीजू मेरी तारीफ करने लगे। उन्होंने कहा कि तुम में और तुम्हारी बहन में बहुत अंतर है साली साहिबा। तुम्हारी बहन केवल शारीरिक रूप से बड़ी हुई है, उसके स्पर्श में यह चिंगारी कभी महसूस नहीं हुई। उस दिन तो मानो दीदी ने अपने पैर पर खुद ही कुल्हाड़ी मार ली थी, क्योंकि दीदी को अंदाजा नहीं था कि उस दिन के बाद जीजू में इतना बदलाव आ जाएगा। फिलहाल जीजू की नौकरी घर पर ही हो गई थी। दूसरे दिन जब मैं अपने घर के बाथरूम में नहाने गई, तभी अचानक नल में पानी आना बंद हो गया। मैं तो बाथरूम से बाहर निकल सकी न निकल सकी, मगर मैं दीदी को आवाज़ देने लगी। मेरे चिल्लाने के बाद मेरे बाथरूम का दरवाज़ा बजा। मैंने दीदी से कहा, मैंने दरवाज़ा खुला छोड़ दिया है,
आप अंदर आ सकती हैं। उस वक्त मेरे सामने दीदी नहीं बल्कि जीजू थे। मैं उन्हें देखकर हैरान रह गई। मैंने अपने चारों ओर नहाने वाली तौलिया लपेटी हुई थी। मैंने उस समय एक चालाकी दिखाई। मैंने जीजू से कहा कि नल में पानी नहीं आ रहा है। फिर वे मेरे लिए बाहर नल से एक बाल्टी पानी लेने गए। फिर मैंने जल्दी से नहाकर अपने बाथरूम से बाहर चली आई। मुझे घर में कहीं भी दीदी नजर नहीं आ रही थी। मैंने जीजू से दीदी के बारे में पूछा। फिर उन्होंने कहा, तुम्हारी बहन सुबह से ही इंटरव्यू के लिए गई है। मैंने कहा, मेरी बहन और इंटरव्यू? उसने मुझे इस बारे में कुछ बताया नहीं। मुझे नहीं पता था कि मेरी दीदी ऐसा व्यवहार क्यों करने लगी है। शाम को जब दीदी घर पर आई तो मैंने उनसे कहा, आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि आप इंटरव्यू के लिए जा रही हैं। उस वक्त उन्होंने मुझसे कहा, अभी तुम्हारी उम्र नहीं है कि मैं तुम्हें अपनी सारी बातें बताऊं। यह घर मेरा है, मैं वही करूंगी जो मैं करना चाहती हूँ। मुझे दीदी की बातों पर गुस्सा आ रहा था तो मैंने उनसे कहा, अब आपको नौकरी ढूंढने की जरूरत नहीं है। आपकी असली जरूरत आपके घर में है। अपने पति को खुश रखने के अलावा आप बिना किसी वजह के अनचाहे काम की तलाश में रहती हैं। मेरे इतना कहते ही दीदी बोली, लगता है तुम्हें मुझसे ज्यादा मेरे पति का ख्याल है, तो फिर तुम ही उसका ख्याल रखो। दीदी बहुत उत्साहित थी। मुझे उसकी बातों पर बहुत गुस्सा आया। वह ये कहकर अपने कमरे में चली गई कि मुझे नहीं जाना है। जब हमारे बीच बहस हुई तो जीजू घर पर नहीं थे। दीदी के कमरे से जाने के बाद मैं रोने लगी और अपने कमरे में चली गई। जीजू ने मुझे रोते हुए और अपने कमरे में जाते हुए देखा। जब वे मेरे कमरे में आए तो मैं अपना बैग पैक कर रही थी। उन्होंने मुझसे मेरा बैग छीन लिया और कहा, शालिनी, अब तुम्हें क्या हुआ? मैंने उनसे कहा, मेरी बहन बहुत गुस्से में है। उसे अपनी छोटी बहन की भी चिंता नहीं है। वह मुझसे और कुछ नहीं कहकर अपने कमरे में चली गई। जीजू ने मुझे समझाते हुए कहा, तुम रानी की बातों पर ध्यान मत दो। अब मैं तेरे साथ भी ऐसा व्यवहार करने लगी है। उसे अभी अकेला छोड़ दो। तुम्हें मेरे लिए इस घर में रहना होगा। जीजू ने मेरे आंसू पोंछकर मुझे गले लगा लिया। उनके गले लगाने के बाद मुझे कुछ और ही महसूस होने लगा। उसके बाद मैं पूरी रात प्यार भरे गाने सुनती रही और मेरे मोबाइल में भी सभी कपल्स की रील आ रही थी जिसे मैं देखती जा रही थी। उन दोनों मेरे मन में और भी अधिक प्रभाव पड़ा। मैं पूरी रात जीजू के बारे में सोचती रही। अगली सुबह मैंने देखा कि दीदी गुस्से में अपने ऑफिस के लिए निकल रही थी। अब दीदी की नई नौकरी लग गई थी। दीदी और जीजू के बीच इसी तरह की बहस शुरू हो गई थी। मैं उनके झगड़े का कारण जानना चाहती थी, इसलिए उस रात मैंने उनके कमरे की तलाशी ली। रात को मैंने उनके कमरे में जाकर दीदी और जीजू के बीच की बातें सुनी। उन दोनों को कुछ पर्सनल बातें चल रही थी। जीजू को ज़्यादातर वह नहीं मिल रहा था जो वह दीदी से चाहते थे। उनकी बातों से मुझे पता चल रहा था उनके झगड़े की वजह यह थी कि दीदी अपने मोटे शरीर के कारण दीदी जीजू को वह सुख नहीं दे पा रही थी जो वो चाहते थे। तभी मैंने देखा कि जीजू की नज़र धीरे धीरे मेरे ऊपर आ रही थी। अगले दिन फिर दीदी सुबह ऑफिस के लिए निकल रही थी, लेकिन फिर वह अचानक रोने लगी। दीदी की तबीयत बिगड़ती देख जीजू ने तुरंत डॉक्टर को घर पर बुलाया। जब डॉक्टर ने उनके चेकअप किया तो पता चला कि दीदी प्रेग्नेंट है। दीदी और जीजू माता पिता बनने वाले थे। उस खुशी के मौके पर जीजू के चेहरे पर खुशी भी थी और चिंता भी, लेकिन दीदी बहुत खुश थी। उसे अब आराम की जरूरत थी, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी नौकरी पर जाना नहीं छोड़ा। जैसे ही उसे एहसास हुआ कि दीदी प्रेग्नेंट है तो वह मुझसे मीठी मीठी बातें करने लगी। मोटे शरीर के कारण वह पहले ही घर के काम नहीं कर पाती थी। अब उसे मेरी ज़्यादा ज़रूरत थी। उन्होंने मुझसे कहा कि अब तुम्हें मेरे साथ साथ अपने जीजू का भी ख्याल रखना होगा, क्योंकि अब मेरा फोकस बच्चे पर ज़्यादा होगा। इसलिए तुमको इस बात का ध्यान रखना होगा कि तुम्हारे जीजू को क्या चाहते हैं और क्या नहीं चाहते। जब दीदी मुझसे बातें कर रही थी तो जीजू के चेहरे पर एक अलग सी मुस्कान थी। उस रात दीदी को कमरे में सो जाने के बाद जीजू मेरे कमरे में आए। उन्होंने मुझसे कहा, अब तुम्हें मेरा ख्याल रखना होगा, जैसे कि तुम्हारी बहन ने कहा था। आज मेरी पीठ में थोड़ा दर्द हो रहा है, मैं तुम्हारे हाथ की मालिश करवाना चाहता हूँ। जीजू को मैंने उसी समय उनकी पीठ की मालिश करना शुरू कर दी। जब मैं जीजू की मालिश कर रही थी तो उन्होंने मुझसे कहा, कभी कभी जब मैं तुम्हें और तुम्हारी बहन को देखता हूँ तो मुझे लगता है कि तुम्हें अपनी बहन की बजाय मेरी पत्नी होना चाहिए था, क्योंकि तुम्हें पत्नी की अहमियत ज़्यादा ही मालूम है। फिर जीजू कहने लगे, तुम्हारा होने वाला पति तुमसे बहुत खुश रहेगा। मैं जीजू पर गुस्सा करना चाहती थी कि वे मुझसे क्या कह रहे हैं, लेकिन मैं उसकी बात सुनकर खुश हो रही थी। मेरे चेहरे पर एक अलग मुस्कान थी।
मैं हमेशा अपने मोबाइल में प्यार की रील्स देखा करती थी। इसमें हर लड़की को एक पार्टनर के साथ देखकर मुझे भी लगा कि मेरे साथ भी एक आदमी होना चाहिए। अब मुझे जीजू में अपना पार्टनर नजर आने लगा था। अब मेरी जो देखने का नजरिया थी वह बदल रही थी। वह सिर्फ उन रीलों को देखने की वजह से ही था। उस दिन मैंने जीजू को लगभग 1 घंटे तक पीठ की मालिश की। उसके बाद दोबारा सोने से पहले मैंने घंटों तक मोबाइल पर रील्स देखी। इसी तरह कुछ दिन बाद मैं और जीजू दोपहर को घर पर अकेले थे। मैं उस वक्त जीजू के कमरे में चली गई थी। वह मुझसे बहुत खुलकर बात करते थे, तो मैंने भी उनसे बिना शर्म के ही पूछ लिया। मैंने कहा, अब आपके और दीदी के बीच में सब ठीक है? जैसे ही मेरे सवाल जीजू के कानों में पड़े, उनका चेहरा उतर गया। जीजू ने कहा कि मैं तुम्हारी बहन की तबीयत खराब होने के कारण उससे खुश नहीं हूँ। अब मुझे तुम्हें यह बात बताने में कोई शर्म नहीं है, क्योंकि जो बात मैं तुमसे कह सकता हूँ वह मैं तुम्हारे माता पिता से नहीं कह सकता। जीजू से बात करते समय मेरे हाथ से मोबाइल गिर गया। जैसे ही मैं मोबाइल फोन उठाने के लिए नीचे झुकी तो मेरा दुपट्टा सरक कर गिर गया। जीजू ने मेरा गिरा हुआ दुपट्टा उठाया और मुझे उड़ाने लगे। तब उनका स्पर्श अलग था, तब हमारी नजरें भी अलग थी। मैं जीजू से 1 गिलास ठंडा पानी लाने को बोली। वो मेरे लिए पानी लाने गए, लेकिन वे मुझे अपने हाथों से पानी पिलाने लगे। पानी पीते समय उनके हाथ से ठंडा पानी मेरे शरीर पर गिर गया। फिर तो जीजू की किस्मत और भी ज्यादा उन पर मेहरबान हो गई। कुछ देर बाद वह मेरे बहुत करीब आ गए। फिर उन्होंने कहा, साली भी आधी घरवाली होती है। मैंने कहा, मैं अपने ऊपर को हावी नहीं होने दूंगी। मैं पूर्ण रूप से अपने पति की होना चाहती हूँ। जीजू ने मुस्कुरा कर कहा कि मैं हमेशा से तुम्हें अधिकार देना चाहता था, लेकिन मैंने तब तुम्हारे मन की बात जाना नहीं थी। फिर मैं जीजू से बोली कि मैं आपको वह अधिकार दिया जो आप चाहते हैं। यह सुनकर जीजू ने अपना हाथ मेरे कंधे पर रखा और फिर घर पर कोई नहीं था, इसलिए जीजू ने दरवाज़ा बंद नहीं किया था। उस वक्त मैं अपने आप को जीजू को सौंपने लगी थी। तभी कमरे के दरवाजे पर उनकी उसकी बहन खड़ी हुई थी। हम दोनों को एक साथ देखकर उसका चेहरा लाल हो गया। उसने जीजू से कहा, यह तुम क्या कर रहे हो? मैंने उससे कहा, तुम इनकी पत्नी हो क्या, जो तुम इनसे बहुत सारे सवाल कर रही हो? हमारे बीच जो कुछ हो रहा है उसमें हम दोनों की सहमति थी। मैंने जीजू की बहन को अपने कमरे से बाहर धकेल दिया और कमरे का दरवाज़ा बंद करने लगी, लेकिन फिर वह दरवाजे को धक्का देकर अंदर आ गई और जीजू की कॉलर पकड़ ली। वह जीजू से जो भी बातें कर रही थी वह सब मेरी बहन को सुनाई दे रहा था। जो जीजू इस लड़की का परिचय अपनी बहन के रूप में कराया था, लेकिन असल में वह जीजू की बहन नहीं बल्कि उनकी पहली पत्नी थी। दोनों ने प्रेम विवाह किया था और इस लड़की का नाम शालिनी था। क्योंकि शालिनी बहुत कमज़ोर थी, दुबली पतली थी, इसलिए शादी के 5 साल बाद भी उसे कोई बच्चा नहीं हुआ। इसलिए जीजू ने एक अच्छी कद वाली लड़की से शादी कर ली, जिससे कि वह जल्दी ही गर्भवती हो जाए। जीजू को हमेशा से ही दीदी के मोटे शरीर से नफरत थी और यही उनके झगड़े का कारण था। जब भी शालिनी उनके घर आती और जीजू को समझाती थी, तब भी वह दीदी के पास जाते थे और उसके साथ अच्छा व्यवहार करते थे। शालिनी बार बार उन्हें समझाती थी कि वह रानी के साथ तब तक प्यार से पेश आए जब तक कि वह हमारे बच्चे को जन्म नहीं दे देती। दोनों मेरी दीदी का उपयोग केवल तब तक के लिए कर रहे थे जब तक उनके बच्चे नहीं हो जाते। दीदी मुझे जीजू और उसकी नकली बहन के बारे में सच्चाई दिखाना चाहती थी। मैंने भी जीजू और उनकी बहन के मैसेज उनके फ़ोन में देखे थे और कई बार फ़ोन पर बातचीत भी सुनी थी, जिसके बारे में मैंने दीदी को जीजू के बारे में सब कुछ बताया था। लेकिन मेरी दीदी ने मुझ पर विश्वास नहीं किया, इसलिए मुझे ये सब ड्रामा करना पड़ा। ना चाहते हुए भी मुझे जीजू के पास जाकर एक रिश्ता बनाना पड़ा। आज मैंने जानबूझकर जीजू को मेरे लिए पानी लाने भेजा था। उसी समय मैंने अपने मोबाइल से अपनी बहन को वीडियो कॉल किया। मैंने जीजू के फ़ोन से शालिनी को भी वीडियो कॉल किया। अपने मोबाइल फ़ोन को एक कोने में छुपा कर रख दिया। दीदी और शालिनी को वह सब कुछ दिख रहा था जो हमारे बीच हो रहा था। मेरे जीजू को अपने हाथ से फिसलता हुआ देखकर शालिनी भागते हुए यहाँ तक पहुँची थी। तभी दीदी ने मुझसे कहा कि मैंने तुम्हें तुम्हारे जीजू के पीछे 1-2 बार देखा था। मैंने तुम्हें गलत समझा, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम मेरे लिए ये सब कर रही थी। आज तुम्हारी वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद होने से बच गई। दीदी ने अपने पति और शालिनी दोनों के नाम पर पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवा दी और पुलिस दोनों को पकड़ कर ले गई। जब बच्चे का जन्म समय हुआ तब मेरी दीदी ने एक प्यारे से बच्चे को जन्म दिया।
जब दीदी का बेटा 10 महीने का हुआ तब मेरी दीदी के लिए एक अच्छा रिश्ता भी आ गया। वह पहले से ही शादीशुदा था, लेकिन उसकी पत्नी अब इस दुनिया में नहीं थी, क्योंकि जब वह पेट से थी तभी उसकी तबीयत बिगड़ी और बच्चे के साथ साथ उसकी मृत्यु हो गई। मेरी दीदी इस बार अपने होने वाले पति से अच्छी तरह जान पहचान बढ़ाई। उसके बाद ही उससे शादी की। दीदी के पति ने उसके बेटे को भी उसके साथ साथ अपना लिया। जो व्यक्ति हमें वैसे ही स्वीकार करने को तैयार है जैसे हम हैं, तो वह कभी भी अपने प्यार में छूटा नहीं होगा। दोस्तों, हम जिससे प्यार प्यार करते हैं उसे वैसे ही अपना लेते हैं जैसे वह होता है। जब किसी की शादी होती है तो सिर्फ दो लोगों का नहीं, बल्कि दो परिवार का रिश्ता भी जुड़ जाता है। इसलिए आप अपनी पत्नी को धोखा दे रहे हैं तो आप दो परिवारों को भी धोखा दे रहे होते हैं। इसलिए किसी को धोखा देने से पहले एक बार जरूर सोचें। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।